नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दूसरी तिमाही में जियो ने पेश किए अच्छे नतीजे, मुनाफा 4% और रेवेन्यू 3% बढ़ा। तो वहीं थोड़ी देर में आएंगे रिलायंस के नतीजे। तिमाही आधार पर आय और मुनाफे में करीब 5% बढ़ोतरी का अनुमान। बाजार में नवंबर सीरीज की शानदार शुरुआत, 6 दिन की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी। सरकारी बैंक, रियलिटी, एनर्जी, ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी। सेंसेक्स 635 और निफ्टी 190 अंक चढ़कर बंद। 7वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा 5G ही नहीं 6G में भी भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर। बोले सेमीकंडक्टर, स्पेस, एआई के क्षेत्र में भारत के पास है बड़े मौके। सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारतीय मोबाइल कांग्रेस में दिवाली से पहले देश को जियो का बड़ा तोहफा। जियो इन्फोकॉम ने देश के पहले सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस को किया पेश। आकाश अंबानी बोले, जमीन, हवा, समुद्र और स्पेस हर जगह मिलेगी कनेक्टिविटी। रिलायंस के सक्सेशन प्लान पर शेयर होल्डर्स की मुहर। आरआईएल बोर्ड में आकाश, ईशा और अनंत अंबानी के एंट्री के पक्ष में शेयर धारकों ने किए वोट। तीनों बनेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भारत में आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनेगी टाटा। वेस्ट्रॉन के कर्नाटक प्लांट को $125 मिलियन में खरीदने की डील टाटा के साथ लगभग पूरी। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टीम टाटा को दी बधाई। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर किए हवाई हमले। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताते हुए ईरान को दी कड़ी चेतावनी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां आज कई दिनों से जारी गिरावट थम गई और इसी के साथ बाजार हरे निशान पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 635 अंक और चढ़कर 63,783 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 190 अंक चढ़कर 19,047 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, एनर्जी, ऑटो शेयरों में रही। पीएससी, आईटी और इंफ्रा इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए। बाजार किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे नतीजों की। दूसरी तिमाही में रिलायंस जियो के नतीजे अच्छे रहे हैं। दूसरी तिमाही में जियो का मुनाफा जो है वो 4,863 करोड़ से बढ़कर 5,058 करोड़ हो गया है, जबकि कंपनी की आय 24,042 करोड़ से बढ़कर 24,750 करोड़ हो गई है। इन दौरान कंपनी का अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 12,578 करोड़ से बढ़कर ये 12,953 करोड़ हो गया है, जबकि कंपनी का एबिटा मार्जिन बिना किसी बदलाव के 52.3% अब रहा है। और आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के अंदर आता है और इसकी जो सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और अब से कुछ ही देर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे नतीजे जारी होंगे, जिसका पूरा एनालिसिस आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। देश के सबसे बड़े टेक महोत्सव 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज शानदार आगाज हो गया। प्रगति मैदान दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब की सौगात भी दी। आईएमसी 2023 की थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इस बार 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इवेंट के उद्घाटन के मौके पर टेलीकॉम कंपनियों की 6G तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर कहा प्रधानमंत्री ने कि देश 5G ही नहीं 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की कामयाबी को भी उन्होंने गेम चेंजर बताया। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं रिलायंस जियोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि 5G रोल आउट के मामले में भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। Last year, you challenged us to make India a global leader in 5G technology. Your challenge energized us, and what we have achieved has stunned the world. We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make us Bharat Atmanirbhar in high-tech. Jio has delivered on your command. वहीं इस मौके पर जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि हर घर में इंटरनेट पहुंचाना उनका सबसे बड़ा मिशन है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर, एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री पीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, made us innovate and energized us to take India to the forefront of 5G technology. सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है, और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए, आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि भारत में 6G का रोल आउट भी काफी तेजी से होगा। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सर, 5G हमने देखा सबसे बहुत तेजी से रोल आउट हुआ पूरी दुनिया में। अब हम 6G लैब के अंदर खड़े हुए हैं। 6G को भी इतनी स्पीड दिखेगी हमको? आपने देखा किस तरह से एक 2G का जमाना था, जब देश में जो भी उस समय की सरकार थी उनकी नीति और नीयत एक अलग ही तरह की, इसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2014 के बाद में देश के टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, 4G का रोल आउट एब्सोल्युटली स्मूथ हुआ, 5G का रोल आउट वर्ल्ड का फास्टेस्ट हुआ और अब 6G में लीडरशिप लेनी है, ऐसा टारगेट प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उसी कड़ी में
आप देखेंगे देश में कई जगह 6G का डेवलपमेंट चालू हुआ है। भारत 6G विजन जो बना उसको अभी ITU ने एक्सेप्ट किया है। आप जहां खड़े हैं वो एक 6G की लैब है। बहुत जल्दी 2 और 6G की लैब्स भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बनने वाली है और एक और प्राइवेट सेक्टर की लैब भी 6G की खुलने वाली है। तो 6G में भारत डेवलप करने का लीडरशिप लेगा, साथ ही साथ देश के हर कोने में अच्छी क्वालिटी की हाई स्पीड सर्विसेज पहुंचे, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। सर, आपके आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, काफी रफ्तार पकड़ी टेलीकॉम सेक्टर ने, आगे भी जारी रहेगा, आगे भी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। टेलीकॉम सेक्टर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बना है, नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। बाकी कई सेक्टर्स को टेलीकॉम सेक्टर के कारण बल मिल रहा है। ये सेक्टर प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन का एंट्री पॉइंट है। बहुत अच्छा इस सेक्टर में ग्रोथ है, आने वाले समय में भी बहुत ग्रोथ होगी, बहुत रिफॉर्म्स होंगे। सर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, आज एक कंपनी के चेयरमैन भी बोल रहे थे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी बूस्ट हुआ। आपको भी लगता है आगे भी और बूस्ट होगा? PLI स्कीम भी आप लेकर के आए हैं। आज से 10 साल पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं थी। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हो गई है। जैसे अगर हम किसी मोबाइल फोन को देखें, ये स्क्रीन है। तो भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में जो कारनामा कर दिखाया है वो देश की ताकत को दिखाता है कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेकर डिक्सन, सैमसंग से लेकर टाटाज, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह स्पेशली फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला, उनका भी कहना है कि भारत की डिजिटल पावर का आज दुनिया लोहा मान रही है। उनका मानना है कि डिजिटल ग्रोथ से पूरी इकोनॉमी को इसका फायदा मिलेगा। In the coming quarters, Vodafone Idea will initiate significant investments in order to roll out 5G networks and further expand 4G coverage across the country. Moreover, the company is determined to realize the government's vision of establishing a robust supply chain in critical and emerging areas, including Open RAN. This endeavor will enable innovative Indian companies to design both hardware and software for the global markets. और आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर की पहली झलक दिखाई। कैसा है ये प्रोडक्ट, क्या है इसकी खासियत, ये बता रहे हैं असीम मनचंदा। आपने जियो की फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा, एयर फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा। आज हम आपको जियो की सैटेलाइट फाइबर सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने जियो फाइबर सर्विसेज का आज ट्रायल किया है। इंडिया की पहली गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। आप पूछेंगे कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्यों? खासतौर पर दूर दराज के इलाके हैं, रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, वहां पर सैटेलाइट के जरिए आसानी से कनेक्टिविटी दी जा सकती है। कंपनी ने इसके लिए लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ करार किया है। आज ट्रायल किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारी सैटेलाइट है। सबसे पहले ये एक बड़ी सैटेलाइट आपको दिखाई दे रही है। आप किसी इंडस्ट्री में है या फिर आपको कहीं दूर दराज में कनेक्टिविटी देनी है तो ये 1 Gbps की सैटेलाइट आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा एक छोटी सैटेलाइट है, वो 500 Mbps तक की आपको डाटा स्पीड दे सकती है। अगर आप किसी मूविंग व्हीकल में, मान लीजिए डिफेंस व्हीकल है, आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी सीमलेस मिल सकती है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी के ऊपर ये डिवाइस लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लीजिए, आप फार्म हाउस में हैं, आप समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं, शिप पर हैं, तो आप ये डिवाइस को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं भी आप रख देंगे, अपने आप आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेगा और आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ने इसका भी 4 जगह ट्रायल किया है, गिर फॉरेस्ट के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर। इस कंपनी ने ऑलरेडी ट्रायल किया और काफी सक्सेसफुल भी रहा। अब कंपनी को दूरसंचार विभाग से सब स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। एक बार सरकार कंपनी को स्पेक्ट्रम दे देगी तो कंपनी इसके कमर्शियल सर्विसेज देना शुरू कर देंगी। शुरुआत में हो सकता है कि सर्विसेज थोड़ी महंगी हो, लेकिन जल्दी ही जैसे जैसे लोगों तक पहुंच जाएंगी ये सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी और लोगों को कहीं भी, कहीं दूर दराज के इलाकों में रहे,
तो उनको आसानी से सैटेलाइट से कनेक्ट करके जुड़े रह, इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का मजा ले सकते हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। इसके अलावा आईएमसी में पहली बार 6G का लाइव डेमो हुआ। डेमो में यह दिखाया गया कि कैसे हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, माइनिंग समेत दूसरे क्षेत्रों में 6G लाएगा एक बड़ा बदलाव। नोकिया के सीएमओ अमित मारवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहली बार 6G नेटवर्क का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। नोकिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे और उन्हें ये बताया गया कि कैसे 6G नेटवर्क आने वाले वक्त में हम सब की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तो कैसे ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके जरिए पता चल पाएगा इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित मारवा, नोकिया में सीएमओ हैं। सर, कैसे ये पूरा आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया पीएम को, इसके बारे में बताएं। ये डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6G लाइव इक्विपमेंट लगा है, ये कोर नेटवर्क है, ये उसके रेडियो यूनिट्स हैं जो 6G की रेडिएशन और वेव्स को मेरी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू उसको ये पता चलता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी स्पीड क्या है। अब इस डेमो में हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चलता हूँ, मेरे पास कोई सेंसर नहीं है, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा हुआ। ये एक वर्चुअल पियानो है जो मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे मैं पियानो की कीज को बजा सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा डेमो है जो इसके बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं। एक और डेमो है हमारा जिसमें हम एक लॉजिस्टिक का यूज केस दिखा रहे हैं। इस लॉजिस्टिक यूज केस में हम ये कह रहे हैं कि एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर एक फोर्कलिफ्ट आ रही है। अब उस फोर्कलिफ्ट में मैं एज अ ह्यूमन बीइंग चल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं फोर्कलिफ्ट के सामने आता हूँ तो मेरे को एक अलर्ट मिलता है और कॉल कंट्रोल सेंटर को अलर्ट मिलता है कि भाई वहाँ पे एक आदमी खड़ा है। फोर्कलिफ्ट को रोक दिया जाता है, उसको मैसेज जाता है, वो रुक जाती है और जैसे ही मैं उसके पाथ से क्लियर हो जाता हूँ तो वो फोर्कलिफ्ट जो है आगे पास हो जाती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। वेयर हाउसिंग जैसे हमने बोला, स्मार्ट सिटीज़ बोला, सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, बॉर्डर एरियाज में डिटेक्शन के लिए हो सकता है, माइनिंग में हो सकता है, बहुत सारे। मतलब हर एक क्षेत्र, हर एक इंडस्ट्री में 6G टेक्नोलॉजी को एज अ सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि किस तरह से भारत 5G में तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा है और अब देश और दुनिया के सामने 6G में भी भारत का परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर नोकिया की तरफ से किया गया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इस बीच टेलीकॉम जगत से एक और बड़ी खबर आ रही है। टाटा अब जल्द ही आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करेगी। टाटा ने वेस्टर्न का बैंगलोर प्लांट $125 मिलियन में खरीद लिया है और इसके बाद टाटा अब पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो आईफोन बनाएगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट करके टाटा को बधाई दी और बताया कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग आने वाले 2 से ढाई सालों में शुरू हो जाएगी। साल भर से दोनों कंपनियों के बीच में सौदे की बातचीत लगातार जारी थी। और अब बात आरआईएल की। आरआईएल बोर्ड में अनंत ईशा आकाश की एंट्री का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। शेयर होल्डर्स ने तीनों के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी है। यतिन से डिटेल लेते हैं इस खबर पे। यतिन, रिलायंस के सक्सेशन प्लान पर शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई है। रिलायंस ने सक्सेशन प्लानिंग जो अनाउंस की थी उसको पूरा फाइनल रंग रूप दिया गया है शेयर होल्डर्स मीटिंग में, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स ने फेवर में वोट किया है 3 नए डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव साइड पे बनाने के लिए। जो रिलायंस की नई पीढ़ी है उसको कमान अब सौंपी जाएगी। सक्सेशन प्लान पे शेयर होल्डर्स की मुहर लग गई क्योंकि वोटिंग में ज़्यादा वोटों से तीनों ही ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को डायरेक्टर पद पे नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से फाइनलाइज किया गया है। जहाँ तक कि ईशा अंबानी, आकाश अंबानी का सवाल है, इनको 98% से ज़्यादा वोट मिले रेजोल्यूशन को, और जहाँ तक कि अनंत अंबानी का सवाल है, इनको भी 93% वोट मिलने के बाद अब डायरेक्टरशिप के पद के लिए एलिजिबिलिटी हो गई है। ऑब्वियसली इससे सक्सेशन प्लानिंग तो होती ही है, लेकिन मुकेश अंबानी अगले 5 सालों तक चेयरमैन बने रहेंगे। जहाँ तक कि नीता अंबानी का सवाल है, ये बोर्ड पे परमानेंट इन्वाइट रहेंगी, जिससे वो बोर्ड का मार्गदर्शन कर पाएंगी, और जो एडिशनली वो कर रही हैं रिलायंस फाउंडेशन के साथ, वहाँ चेयरपर्सन के तरीके से वो अभी भी कंटिन्यूड रहेंगी। तो जहाँ तक कि थर्ड जनरेशन का सवाल है अंबानी फैमिली का, तो ये जो प्रपोजल था वो पूरी तरीके से एजीएम में शेयर होल्डर्स ने पारित कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
करेंगे ईडी की, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। राशन वितरण घोटाले में ईडी ने यह कार्रवाई की। ईडी की टीम गुरुवार सुबह 8 बजे के करीब मलिक के घर पहुंची थी। 20 घंटे तक ईडी ने मलिक के घर और दूसरे ठिकानों पर तलाशी ली थी। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि वो एक साजिश के शिकार हुए हैं। मंत्री ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी राजनीति खेल रही है। वन मंत्रालय से पहले मलिक के पास खाद्य और फिर नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभार था। A time everybody is busy with the police people, how to organize that. More than lakhs people are joining this program. And अभी ऐसे बालों का शुगर है, बहुत तबीयत खराब है। अगर वो मर जाएगा तो हमको बीजेपी का खिलाफ में एफआईआर करना पड़ेगा, ईडी का खिलाफ में भी करना पड़ेगा। और अब बात इजराइल हमास जंग की। इजराइल हमास जंग के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। अब अमेरिका ने सीरिया पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। दरअसल ये एयर स्ट्राइक अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर थी उससे जुड़े हुए 2 ठिकानों पर की है, जिसको अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का नाम दिया है। अमेरिका के मुताबिक उसने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से जो हमले किए थे उसी के जवाब में सीरिया में जो ईरान के ठिकाने थे उसको निशाना बनाया। दरअसल इजराइल हमास का जो ये युद्ध चल रहा है इसमें खुले तौर पर अमेरिका इजराइल को अपना समर्थन देता आ रहा है और अब अमेरिका के सीरिया पर किए गए इस एयर स्ट्राइक ने इस जंग को एक अलग मोड़ दे दिया है। दूसरी तरफ ईरान, जिसने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को खुली धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने कहा है कि गाजा में चल रही लड़ाई तुरंत रुकनी चाहिए। अगर लड़ाई को नहीं रोका गया तो ये फिलिस्तीन से बाहर भी फैल सकती है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका भी इससे नहीं बच पाएगा। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. और इजराइल हमास जंग को 21 दिन बीत चुके हैं। इस बीच इजराइल ने हमास पर अब जमीनी लड़ाई भी शुरू कर दी है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की जगह वो गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। इसके लिए इजराइल काफी संभल कर रणनीति बना रहा है। जहां पहले वो गाजा में हमास के ठिकानों को पहले चिन्हित करता है, उसके बाद वहां पर ऊपर से बमबारी, रॉकेट और मिसाइलों से बरसा रहा है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के 24 घंटे बीत जाने के बाद उसने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जहां इजराइल की सेना ने हमास के अड्डों पर फाइटर जेट, एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। इस हमले में यह दावा किया जा रहा है कि हमास के कैंप को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल हमास जंग के बीच हमारे रिपोर्टर लगातार इजराइल में बने हुए हैं। देखिए इजराइल के होलिट से हमारे संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। दक्षिणी गाजा और इजराइल बॉर्डर के एक किबुज होलित में हैं हम लोग। होलित में सिर्फ 85 लोग रहते थे, लेकिन यहाँ भी सुबह 8 बजे जब हमला किया तो यहाँ के लोग भागे। ये एक घर पे हैं हम लोग और इस घर को किस तरह से जलाया गया है, बेरी वगैरह में तो पूरे गांव को जला दिया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ आबादी कम थी, जिस घर में लोग थे यहाँ कम से कम 2 लोगों की जान गई है। यहाँ देखिए इस तरह की तबाही हमास के आतंकियों ने हर जगह मचाई है। बेरी में देखने को मिला, रेम में देखने को मिला, हर तरफ कालिक निशान ये देखने को मिल रहा है। होलित बिल्कुल छोटा किबुज है, महज गाजा बॉर्डर से इस जगह की दूरी 2 किलोमीटर है। अगर गांव की सीमा को देखें तो वो और भी नजदीक पड़ेगा। हम ट्राई जंक्शन पे है, केरेम शेलोम, जो कि दक्षिण में गाजा और इजराइल का बॉर्डर है, यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ दक्षिण में भी, केवल उत्तर नहीं दक्षिण में भी देखिए क्या हालत हो गई है। 2 से ज्यादा लोगों की मौत इस घर में सिर्फ हुई है। देखिए इस घर में तोड़फोड़ किया गया है। कुल कम से कम यहाँ 14 लोगों की मौत हुई थी, हत्या की गई थी। और जो जानकारी मिली है इस घर में तोड़फोड़ किया गया है। ऐसा लगता है कि इसमें उन्हें कुछ मिला नहीं, आतंकवादियों को कोई यहाँ नहीं रहा होगा, इसीलिए यहाँ से लोग निकल गए होंगे, क्योंकि आबादी कम थी तो इसीलिए आतंकवादियों ने अपना ज्यादा जोर यहाँ नहीं दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।